दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, पर राजनीति हमें जोरों शोरों से ही हर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तीनों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही सीपीआई भी लड़ती दिखेगी। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभाओं सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 47 सीटों पर कांग्रेस ने भी पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक भी सीट पर अपना कोई भी पत्ता नहीं खोला है। अंदर के लोग बताते हैं कि पूरी तरह से मंथन हो चुका है और सारी सीटों पर जो पत्ते हैं वो बिछ चुके हैं, मात्र औपचारिक घोषणा की बात है। इसके साथ ही जो इन चुनावों को सबसे ज्यादा दिलचस्प बात बनाती है वो है इसमें चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, उनकी पार्टी की एंट्री। असपा ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं। ऐसे में सबसे पहले उम्मीदवार बता दें, उसके बाद सीनियर सहाफी मेरे साथ आपको दिख रहे होंगे बराबर में, उनके रुख करेंगे। तो विक्की पार्चा है, यहाँ से त्रिलोकपुरी से उन्हें टिकट दिया गया है, ये भी माइनॉरिटी वाली सीट है, एससी सीट है। अरविंद कुमार को गोकलपुरी से टिकट दिया गया है, ये भी एससी सीट है। और उसके बाद माफ कीजिएगा, मलिक नवाज अहमद को टिकट दिया गया है किराड़ी से। किराड़ी वो सीट है जो ऋतुराज झा, जिस पर मौजूदा विधायक है, इस बार आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। सिद्धार्थ प्रिय अशोक की बात करें, कोंडली से उन्हें टिकट दिया गया है, ये भी रिजर्व सीट है। इसके साथ ही अनिल कुमार को सीमापुरी से टिकट दिया गया है, आम आदमी पार्टी का मौजूदा विधायक है। कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखती है। अब जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ते दिखेंगे वो कांग्रेस के पुराने कैंडिडेट रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। ये भी एक रिजर्व सीट है। प्रवीण कुमार, राजेंद्र नगर एक पोर्श इलाका है, ठीक ठाक लोग रहते हैं, वहां से प्रवीण कुमार को असपा ने मैदान में उतारा। इसके साथ ही छतरपुर एक बहुत पोर्श इलाका गुरुगांव से लगता हुआ, वहां से इस्लाम अली को टिकट दिया गया। प्रवेश साहब, 7 सीटों पर उम्मीदवार, मात्र वोट काटने के लिए या फिर पाने को बहुत कुछ है दिल्ली में? नहीं, जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद की बात है केशव, तो चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो हरियाणा में भी लड़े, उससे पहले वो बिहार भी लड़े, फिर उत्तर प्रदेश में भी उनकी तैयारी है इसके बाद। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जिस तरीके से बसपा शुरुआत के दिनों में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी, उस तरीके का संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो लगातार, क्योंकि दिल्ली जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी अहम रोल, अपनी अहम भूमिका रखते हैं कहीं ना कहीं। चंद्रशेखर आज़ाद सांसद भी उत्तर प्रदेश से ही है, नगीना सीट से। तो उनकी कोशिश है कि दिल्ली से सटे हुए जो राज्य है दिल्ली, यूपी से सटा हुआ जो राज्य है दिल्ली, उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इतना वोट वो ले जाएं कि आने वाले यूपी के चुनाव में उसका फ़ायदा, उसका लाभ उनको मिले। लगातार जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो इंडिया ब्लॉक है यूपी में, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, उसके साथ जोड़ने पर उसका फोकस है। चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिश ये है कि लगातार कि कहीं ना कहीं वो इतनी मौजूदगी, इतनी उपस्थिति उनकी दर्ज हो जाए, जुड़ जाए कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो उनको साथ लेने के लिए तैयार हो जाएं, कहीं ना कहीं उनके साथ गठजोड़ करना उनकी मजबूरी बन जाए। इसी कोशिश को वो पहले बिहार में कर चुके हैं, इसी कोशिश को फिर वो हरियाणा में भी अंजाम दे चुके हैं और इसी कोशिश को अब वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बारे में एक कहावत कही जाती है, और कहावत नहीं है, अगर मैं साल 1993 के चुनाव से लेकर 2024 तक की बात करूं केशव, तो ये हकीकत भी है। इतिहास इस बात की गवाही देता है, बताता है कि जो रिजर्व सीटों को जीतता है दिल्ली में, वो ही दिल्ली में सरकार बनाता है। चाहे कोई पार्टी रही हो जिसने 93 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा उठा लीजिए आप, जिस पार्टी को रिजर्व सीटों पर दिल्ली में जीत मिली है, उसी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। और आप देख रहे हैं कि जिन 7 सीटों पर प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी ने उतारे हैं, उनमें से 4 रिजर्व सीटें हैं। 4 रिजर्व सीटों पर एससी वर्ग के प्रत्याशी उतारे गए हैं और 3 सामान्य सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन भी दिल्ली में बनाने की कोशिश है और प्रयास है। और फिर दूसरी बात ये भी कही जाती है कि सियासत में कई मोर्चों पर लड़ाई होती है और हर एक मोर्चे को मजबूत करना जरूरी होता है। अभी सबकी नज़र जो है वो फिलहाल जो है दिल्ली में लगी है भारतीय जनता पार्टी की सूची पर। उनके प्रत्याशियों की लिस्ट जिस दिन आएगी, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो चुनाव का जो बिगुल बज रहा है, उस बिगुल में और जो है दम पैदा हो जाएगा, उसकी गूंज और अधिक बढ़ जाएगी। तो पूरी की पूरी जो नज़र है वो अब दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर, उनके चयन को लेकर है। तो ऐसे में दिल्ली का चुनाव इस बार लगता है, जिस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरीके का
दिल्ली में योजनाओं पर संग्राम छिड़ा है, घमासान है, उससे लग रहा है कि इस बार दिल्ली का जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली के अखाड़े में जो दंगल है दिल्ली का, वो भी इस बार दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे सकता है। केशव, त्यागी साहब, एक कट टू कट सवाल मेरा, एक समय हमने देखा था, अगर थोड़ा सा अतीत में हम जाए 2 दशक पीछे, 3 दशक पीछे, तो हमने देखा है मायावती की 10 से ज्यादा सीटें दिल्ली में आती थी। क्या वही वाला रोल मॉडल चंद्रशेखर आजाद को मिलता दिखेगा, या अभी शुरुआती दौर में हम लचर हालात में देखेंगे? और अगर ये 7 कैंडिडेट उतरे मैदान में, लिहाजा आगे एक आध लिस्ट और आ जाएगी, तो ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी को इससे प्लस पॉइंट माने? 2 सवाल एक। देखो केशव, आज की डेट में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने की जड़ें जो है इतनी गहरी हैं कि उन जड़ों को कहीं ना कहीं उन जड़ों को बाहर निकालना आसान नहीं है, उन जड़ों से पार पाना आसान नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि केजरीवाल का जो आप देख रहे हैं कि केजरीवाल पिछले 2 चुनाव से लगातार जो दिल्ली की 12 सीटें हैं जो रिजर्व कैटेगरी की, उन 12 की 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी 2 बार से लगातार जीत दर्ज कर रही है। यानी कि किसी भी पार्टी को एक भी रिजर्व सीट पर पिछले 2 चुनाव से 15 हो या 20 हो, जीत नहीं मिल पाई है। ना कमल खिला है, ना पंजा चला है, ना बसपा का हाथी ही चिंगाड़ पाया है। तो पूरी कोशिश कहीं ना कहीं दलित वोटों में सेंधमारी करने की तो है, जैसा मैंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की भी कोशिश अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराकर मजबूत स्थिति दिखाकर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के साथ जाने की है। क्योंकि जिस तरीके की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स से ये तो बात साफ साबित होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाना चाहेंगे गठबंधन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में इंडिया ब्लॉक का वो साथ उनको मिले, वो साथ जाएं। और लोकसभा चुनाव से पहले भी आप देख रहे थे कि लगातार उनकी कोशिश थी, विधानसभा चुनाव 22 रहा हो या 24 लोकसभा का चुनाव रहा हो, दोनों में उनकी कोशिश इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ने की थी। हालांकि वो पूरी नहीं हो पाई और लास्ट में आके जब चीज़ें बदली तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को अकेले खड़ा रहना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से नगीना में उनकी एक बड़ी जीत उनको मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है और उस बढ़े हुए मनोबल की ही बदौलत आज वो हरियाणा भी लड़ रहे हैं और हरियाणा के बाद अब दिल्ली भी लड़ रहे हैं, और दिल्ली से पहले वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी दिखाई दिए। तो अब उनका कोशिश जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली में कहीं ना कहीं वो दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन पर काम करना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना दिल्ली के जो दलित मतदाता है या मुस्लिम मतदाता है वो चंद्रशेखर पर कितना भरोसा जता पाता है। त्यागी साहब, हमने महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पर मतलब रैलियों को संबोधित किया। वहाँ पर एक उनका कैंडिडेट हुआ करता था, सोशल मीडिया पर बड़ा मशहूर है और बड़ी मजबूती के साथ उसने चुनाव लड़ा, मगर जब नतीजे सामने आए तो मैं जिक्र कर रहा हूँ एक एक्टर एजाज खान, माफ़ कीजिएगा मैं दिमाग से निकल गया, तो मात्र वो 200-250 वोटों पर निमट जाते। ये मत देखिए, आपको आंकड़ा अभी भी दुरुस्त है आपका, 133 वोटों पर निमट जाते हैं। दिल्ली में खोने के लिए कुछ है नहीं असपा के पास, पाने के लिए कितना कुछ है? देखिए केशव, ये बात सही है कि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक इमेज का भी सवाल है कहीं ना कहीं। अगर आपकी पार्टी की आपकी इमेज ये लग जाती है कि कहीं ना कहीं आप सेकुलर फोर्सेस को हराने के लिए चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तो फिर जनता का विश्वास आप पर जमना भी मुश्किल हो जाता है। एक समय वो आता है, आज बसपा लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, उभार नहीं ले पा रही, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा वो खोती चली जा रही है। और जिस तरीके से मायावती के डिसीजन हैं, अगर मैं 22 की भी बात करूं और फिर 24 की भी बात करूं, तो वो डिसीजन बताते हैं कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा बहन जी पर से उठ गया है। और जो एक ये है कि कहीं ना कहीं सेकुलर ताकतों को कमज़ोर करने वाली जो बात मैंने कही है, उसकी तरफ अगर आदमी ये सोच लेता है कि अगर इनको वोट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सेकुलर ताकतें हैं या सेकुलर फोर्सेस हैं या जो उस विचारधारा की है, जो विचारधारा को लेकर चंद्रशेखर जिसकी बात कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, या जिसकी बात को लेकर मायावती बात करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब कथनी और करनी में दोनों में अंतर दिखाई देने लगता है वोटर को, समर्थक को, मतदाता को, तो फिर वो छिटकने लगता है। अगर आज बसपा के होते हुए भी दलित मतदाताओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 24 में उत्तर प्रदेश में सेंध लगा पाई है, तो इस सेंध लगाने के पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं मतदाता को, जनता को बसपा की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दिया है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद इसी पैटर्न पर दबाव बनाने की राजनीति वो कर रहे हैं, ये बात सही है,
उनका प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके की सूची जारी की है, उनकी कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर प्रेशर बनाया जाए या कांग्रेस पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता कितनी होती है। कहीं अगर ये मैसेज चला जाए कि आप किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने तमाम पार्टियां बनती बिगड़ती आती जाती देखी हैं। राजनीति में बहुत पार्टियां हैं, बहुत नेता हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई और चले गए। लेकिन अगर चंद्रशेखर आज़ाद आज खड़े हैं तो कहीं ना कहीं जनता का एक विश्वास उनके प्रति है। और यही वजह है कि आपने देखा कि तमाम पार्टियों का क्या हस्र नगीना की सीट पर हुआ। बसपा हो या सपा हो, दोनों जमानत नहीं बचा पाई, ये स्थिति रही। तो गठबंधन के बावजूद भी वहाँ समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों के आसपास ही सिमट कर रह गई। बसपा की बात करूँ तो 25-26 हज़ार पर ही बसपा का हाथी जो है वो रुक गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद को एक विश्वास के नाते ही कहीं ना कहीं वो भरोसा जनता ने वहाँ पर जताया है। अगर उस विश्वास को चंद्रशेखर आज़ाद तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे में बड़ी सूझबूझ के साथ कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई देंगे। और उनका जो प्रयास है, उनकी कोशिश है, हो सकता है कि वो जिस रणनीति को लेकर, जिस अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच में वो दिल्ली में कितना कामयाब होते हैं कितना नहीं, ये देखने वाली बात है। अंत में त्यागी साहब 2-3 सवाल आप कंक्लूड करते हुए जवाब दे दीजिए। पहला, माइनॉरिटी वाली जितनी सीटें हैं, 12 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन पर क्या आपको रिजर्व सीटें, माफ़ कीजिएगा, वो मतलब जो SC वाली सीटें हैं या रिजर्व सीटें हैं, वो 12 सीटें हैं, उन पर क्या कुछ स्थिति देखते हैं? दूसरा, आप दफ्तर आते हैं और लिहाजा शाम को घूमते भी होंगे, इस समय पोस्टरबाजी दिल्ली में कैसी देख रहे हैं आप? और असपा का 2-4 पोस्टर आपको दिखाई दिए? आपकी तो विधानसभा वो वाली आती है। दिल्ली की कुछ इलाके हैं जहां बसपा असपा की बात आप कर रहे हैं, बसपा नहीं असपा के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि बसपा के पोस्टर तो दिखाई नहीं दे रहे दिल्ली में भी, लेकिन असपा के दिखाई दे रहे हैं, ये बात सही है। कुछ इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं, जो वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो जो दावेदारी जता रहे हैं, वो प्रचार प्रसार को अपने करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। लेकिन ये पोस्टर जो है, अब उसका कितना फायदा असपा जो है दिल्ली में ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? आपने तो बड़े चुनाव देखे हैं, ये पोस्टर वोस्टर का कितना फर्क पड़ता है? मतलब एक बार ये देखो, जहाँ तक पोस्टर का मामला है, पोस्टर से आदमी अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए पोस्टर वार चलाता है। कहीं ना कहीं उसके जरिए एक लोकप्रियता बढ़ती है, व्यक्ति की बढ़ती है, पार्टी की बढ़ती है, अपनी पार्टी का अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रसार करता है। तो ये पोस्टर तो, अगर चुनाव है जिस इलाके में, तो वहाँ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स ये तो दिखाई ही देंगे। अब दिल्ली में चुनाव है तो साफ तौर से जाहिर है कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स उन पार्टियों के भी दिखाई देंगे जिन पार्टियों को आप 5 साल देख ना पाए हो दिल्ली में। तो ये तो चुनाव के समय तमाम ऐसे दल भी सामने आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं 5 साल दिखाई नहीं देते और फिर चुनाव के समय आ जाते हैं वो चुनाव लड़ने के लिए, और वो उनके भी कैंडिडेट मैदान में आते हैं, वो भी चुनाव लड़ाते हैं। तो राजनीति में हमारे लोग, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर दी, यही हाल कांग्रेस का। कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट त्यागी जी जिन्हें कोई जानता नहीं है, वो मैं मतलब 2-4 विधानसभा घुमा ही कह रहे ये तो पोस्टर में ना। नहीं केशव, ये बात सही है कि दिल्ली में कांग्रेस पहले जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन चाहते थे, लेकिन सीटों को पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, वही स्थिति दिल्ली में कांग्रेस के साथ हुई है। तो ऐसे में गठबंधन का कोई बनता हुआ दिखाई भी नहीं दिया और कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती थी। कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली में अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई है। आप देख रहे हैं 15 हो या 20 हो, दोनों चुनाव में शून्य पर कांग्रेस खड़ी है। लोकसभा में भी पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस को कोई सीट दिल्ली में नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दिल्ली में हालत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो कांग्रेस का मतदाता एक ज़माने में हुआ करता था, दलित है, मुसलमान है, जो आपका सिख बिरादरी से है या वैश्य बिरादरी के मतदाता हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ भी कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कर गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास स्थिति जो है कांग्रेस की दिल्ली में वो पहले जैसी नहीं रही, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब वो संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार देखना ये दिलचस्प होगा, क्या तीसरी बार भी कांग्रेस शून्य पर ही आउट होती है या फिर इस बार कोई रन बना पाने में सफल होती है।
वो मुद्दा भटक गया। हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद की, उससे ही क्लोज करेंगे इस वाले टॉपिक को। लिहाजा ये तय है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमें रैलियां करते हुए दिखेंगे दिल्ली में और बड़ी बड़ी बातें। ये 2100 रुपये वाला जिस तरह से बीजेपी हमलावर हो रही है, उस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद भी केजरीवाल को घेरते दिखेंगे, या इंडिया गठबंधन के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता है वो हमें बरकरार दिखेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स को जितना ट्रैक कर पाया हूँ या आम आदमी पार्टी को देख पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो मुद्दा होगा वो सीधा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा कैंपेन होगा, पूरा प्रचार होगा। अगर चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में रैली करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी होगी, अमित शाह होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, या दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी है वो होगी, दिल्ली के मुद्दे होंगे। वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करेंगे तो जिस तरह की बात मैंने कही कि सेकुलर फोर्सेस कहीं ना कहीं आप ट्रैक होते हैं, लोग आपको देखते हैं, जनता आपको सुनती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो बैटिंग की जो पिच होगी वो कहीं ना कहीं सीधे भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो पूरा कैंपेन करते हुए। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। तो परवेश त्यागी साहब की जिस तरह की बातें हैं, लिहाजा खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है चंद्रशेखर के पास दिल्ली में। अब ये देखना होगा कितना कुछ बटोर पाते हैं वो और किसको सेंध लगा पाते हैं, क्योंकि जिन सीटों पर हम वो लड़ते हुए देख रहे हैं, लिहाजा एक लिस्ट का और ज़्यादा आकलन करा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो लिस्ट हमें दिखाई देगी चंद्रशेखर आज़ाद की ओर से। मगर मौजूदा समय में चंद्रशेखर की जो दिल्ली चुनावों में एंट्री हुई है, उसने इन चुनावों को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। जैसे ही बीजेपी की लिस्ट जारी होगी, इन चुनावों को आप और ज़्यादा पारा हाई होते हुए देखेंगे और ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। जैसे जैसे दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15, यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।